अक्सर नारद टीवी हो या क्रिकमाइन, अब तक हमारे काफी दोस्तों ने भारी मात्रा में कमेंट करके हमसे यही सवाल किया है कि स्विंग का राजकुमार भुवनेश्वर कुमार, जो कभी भारतीय टीम का प्रमुख गेंदबाज हुआ करता था, तीनों फॉर्मेट में प्लेइंग 11 का एक पक्का नाम, जिसने भारतीय गेंदबाजी में अलग जान डाल दी और अपनी अनप्लेबल गेंदों से एबी डिविलियर्स, मार्लोन सैमुअल्स, बटलर, फिंच और कुमार संगकारा जैसे कितने ही दिग्गजों को चारों खाने चित किया। आज वो कहाँ गुमनाम है? आखिर क्यों सिलेक्टर उन्हें भूल चुके हैं? वे किसी भी फॉर्मेट में अब टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? उनके डाउनफॉल और टीम से हुए साइलेंट गुड बाय के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इतना टैलेंटेड खिलाड़ी अपने पोटेंशियल के साथ न्याय नहीं कर पाना होगा। ये वो कहानी है जो हर कोई नहीं सुनाता, जिस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि बिना कुछ कहे भुवनेश्वर कुमार को टीम से निकाल दिया गया। तो आज लीजेंड स्नब के 5वें एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे नायाब हीरे की जिसकी काबिलियत को भुला दिया गया और फिर कैसे उसकी खुद की गलती ने उसे खत्म कर दिया, करियर का द एंड कर दिया। तो साल था 2014। मेरठ का एक राइजिंग स्टार इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में शामिल किया गया और उसने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 6 विकेट लेकर भारत को एक यादगार जीत दिलाई। इस सीरीज में सर्वाधिक 19 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। इससे ठीक पिछले साल ओडीआई डेब्यू पर अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटकाने वाले इकलौते भारतीय थे और अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही क्रिकेट के भगवान द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट क्लास में 0 पर आउट करने वाले भी ये पहले और आखिरी गेंदबाज बने। और 2013 में जब ऑस्ट्रेलिया भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आया तो पहली बार हमने कंगारुओं को अपने घर में 4-0 से क्लीन स्वीप किया। उस सीरीज में भी इनका काफी योगदान था। और दोस्तों 2013 में जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उस टीम का भी एक अहम हिस्सा खिलाड़ी था। अभी तक अपने छोटे से करियर में ही इन्होंने खूब करस्मे दिखाए। काफी कारनामे करने वाला यह बंदा पहला ही खिलाड़ी बनता, देखने में बिल्कुल दुबला पतला। इसकी रेपुटेशन एक स्विंग किंग की थी, जो गेंद को दोनों तरफ लहराने में माहिर थे, साथ ही नीचे बल्ले से भी उपयोगी रन बनाया करते थे। वो भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे थे, जो जहीर खान, इरफान पठान और प्रवीण कुमार के ना होने से हमें कमी खल रही थी, वो भुवनेश्वर ने बखूबी पूरी की। हर मैच में अपना एक इम्पैक्ट डाला। अपनी कलाकारी से इन्होंने भारतीय बॉलिंग में 4 चांद लगाए। ये उस समय भारत के एक लाजवाब न्यू बॉल बॉलर थे, जो कि हमेशा से ही अपनी स्विंग से दुनिया भर के बल्लेबाजों की नाक में दम करते आए। लाइन लेंथ तो ऐसी एक्यूरेट कि पूरा दिन एक टप्पे पर गेंद डालते रहते और बड़ी कम इकोनॉमी से ब्रेक थ्रो निकाल दिया करते। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत भी थी, जो कि अब दुनिया भर में एक्सपोज होने लगी, क्योंकि उस समय वे केवल 122-125 की गति से बॉलिंग करते और सिर्फ शुरुआती ओवर्स में ही इफेक्टिव थे। टी20 में तो एक हद तक चल जाता है, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में ये एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसने उन्हें सिर्फ 1 डायमेंशनल बॉलर बना दिया। इसलिए कप्तान धोनी भी उन्हें नई गेंद से ही पूरा 6-7 स्पेल करा दिया करते। भुवी सर पहले 20 ओवर ही कारगर होते, उसके बाद यूजलेस। उनके स्पेल शुरू में ही खत्म करना कप्तान की भी मजबूरी बन गई। चीजें बिगड़ तो रही थी, लेकिन 2015 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें एंकल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से बाकी गेंदबाजों पर दांव खेला गया। अब क्योंकि इनका स्किल सेट अभी भी उस लेवल का नहीं था, तो फिट होने के बावजूद भी उन्हें टीम में दोबारा नहीं लिया गया, क्योंकि शमी, उमेश और मोहित शर्मा एक कंप्लीट पैकेज थे इस टीम में। यहाँ चोटों ने इनकी फिटनेस को भी प्रभावित किया। यही कारण था कि पूरे साल सिर्फ एक टेस्ट खेल पाए भुवी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको एक कंप्लीट बॉलर बनना होता है और मसल्स भी मजबूत बनाने होते हैं, लेकिन भुवी को इंजरी और उनकी नेचुरल गेम के चलते काफी सफर करना पड़ा। अब यहाँ से भुवनेश्वर ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और कड़े अनुशासन में दिन रात एक कर खूब ट्रेनिंग की। अपने मसल स्ट्रॉन्ग तो किए ही, साथ ही अपने 125 की पेस को 143-145 तक ला दिया और फिर आया भुवी का 2.0 वर्जन। अब ये एक कंप्लीट बॉलर बन चुके थे, जो किसी भी स्टेज में गेंदबाजी के लिए सक्षम। जैसे भुवी ने पकड़ी, जो कि 135 प्लस की अच्छी गति से लगातार बॉलिंग तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने अपनी कई वेरिएशंस पर भी काम किया। यहाँ से यॉर्कर बीन की गेंदबाजी में एक नया इंग्रेडिएंट रहा, जिस पर उन्होंने कई बल्लेबाजों का स्टंप सुखाड़ फेंका। इसके अलावा नकल बॉल, जो कभी जहीर खान का हथियार थी, मगर 2011 वर्ल्ड कप के बाद उसे सब भूल चुके थे। भुवी ने उसका भी एक अपना यूनिक वर्जन पेश किया, जो कितना घातक था, क्योंकि हाथ से गेंद पड़ ही नहीं जाती थी। उन्हें देख करके ही एंड्रू टॉय ने भी इस गेंद को ट्राई किया और काफी सफलता पाई। काफी इंप्रूव्ड और पहले से कहीं घातक बन सभी खिलाड़ियों के आगे ये एक नया चैलेंज बन करके आए। अब आया साल 2016, वो सीजन जब भुवनेश्वर का खौफ विश्व भर के बल्लेबाजों के सर चढ़ करके बोल रहा था और यहाँ से शुरू हुआ उनके करियर का सुनहरा दौर, द पीक ऑफ भुवनेश्वर कुमार, जिसका साक्षी बना 2016 और 2017 का आईपीएल। क्या लाजवाब खेल दिखाया इन्होंने। लगातार 2 साल लीडिंग विकेट टेकर बन पर्पल कैप लेना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया। 2016 में 23 विकेट और अगले साल 26 विकेट। इन दोनों सीजन को मिलाकर इन्हें सिर्फ 17 छक्के पड़े। ये टाइम हर फास्ट बॉलर देखना चाहेगा, जब चारों तरफ अपना नाम हो। दरकार थी टेस्ट में वापसी की, तो भुवी ने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 लेते हुए जबरदस्त कमबैक किया और ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली 50 भी लगाई। साल 2018 में जब साउथ अफ्रीका टूर पर टेस्ट सीरीज खेली गई, तो वहां भुवनेश्वर से अच्छी स्विंग किसी की गेंद में नहीं थी और अपने पहले ही मैच में अपने शुरुआती स्पेल से
इन्होंने प्रोटीज को हिलाकर रख दिया। उनका वो 4 विकेट आज भी याद आता है जो कि 5 हो सकता था अगर शिखर धवन वो कैच न छोड़ते। यहाँ बल्ले से भी अच्छी पारियां खेली भुवी ने। इस सीरीज में भुवी ने एबी डिविलियर्स को एक अनप्लेबल इन स्विंगर डाली थी जिसने उनका मेडल स्टंप उखाड़ दिया। डिविलियर्स इस गेंद के आगे बिल्कुल क्लूलेस दिखे। कुछ ही दिन बाद T20 में 5 लेते ही भुवी तीनों फॉर्मेट में 5 लेने वाले पहले और अभी तक के इकलौते भारतीय खिलाड़ी बने। अब लगने लगा कि भुवनेश्वर कुमार के पास हर वो चीज है जो कि उन्हें ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बना देगी, लेकिन तभी चोटों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। यही कारण था कि वे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। और दुख की बात तो यह है कि साउथ अफ्रीका सीरीज ही उनका आखिरी टेस्ट था। इसके बाद वे कभी भी रेड बॉल क्रिकेट में नहीं दिखे। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने फिर से वापसी की और अरॉन फिंच को तो अपना सबसे बड़ा शिकार बना लिया। जब भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच होता तो अरॉन फिंच तो इनका पक्का विकेट होते। इनके मन में उनका खौफ कुछ इस तरह था, जिस पर फिंच ने बताया कि वे आधी रात कोटकर भी भुवी की इन स्विंग के बारे में सोचते रहते हैं। ये नाइटमेयर उन्हें सोने नहीं देता। फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप, जहां भुवी को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। हालांकि सेमीफाइनल में वापसी कर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंजरीज अभी साय की तरह उनका पीछा करते रहे। अभी तक उन्हें टीम की बैकिंग इसलिए थी क्योंकि कम से कम पेस और लाइन लेंथ तो उनके पास था, लेकिन स्पोर्ट्स हार्निया ने उनका करियर तबाह कर दिया। 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप के 19वें ओवर, बैक टू बैक 2 मैचों में उनकी उस पिटाई ने उन्हें विलन बना दिया। 2022 में साउथ अफ्रीका टूर पर लगातार 2 ODI में विकेटलेस रहना उनकी ODI से भी छुट्टी करा गया। हालांकि पिछले साल मुश्किल परिस्थितियों में उनको बैक टू बैक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बनते देख ऐसा लगा कि कम से कम T20 में तो घातक है। मगर फिर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड से वो 10 विकेट की शर्मनाक हार के बाद भुवी को दुनिया भर से हिट मिली। पिटाई तो बाकियों की भी हुई, रन तो बाकी बॉलर्स को भी पड़ते हैं, लेकिन भुवी में अब वो बात नहीं रह गई थी। बस इसके बाद ही भुवी आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड से उछल हो गए और एक दिन उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इंडियन क्रिकेटर हटकर सिर्फ इंडियन रह गया, जो काफी हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि हमेशा ही बहुत ही अंडररेटेड बॉलर रहे, जिसे अच्छा करने पर उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना बुरा करने पर ब्लेम मिला। अब क्योंकि उनका वो वाइल्ड फैन बेस नहीं रहा है तो हमारा हीरो कब जीरो हो गया पता ही नहीं चला। अब क्योंकि शमी और बुमराह तो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं ही, बाकी पिछले 4-5 साल में भारतीय टीम में एंट्री भी मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और कई फास्ट बॉलर्स, जिनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट मारा सिराज ने। पिछले 2 साल में ये पावर प्ले में भारत के न केवल सबसे सफल गेंदबाज बने, बल्कि उनके पास अच्छी खासी रफ्तार है, एग्रेशन है और टिपिकल फास्ट बॉलर एटीट्यूड भी है, जो कि उन्हें ओवरऑल काफी खतरनाक बनाता है। वहीं भुवी काफी शांत स्वभाव के बॉलर रहे हैं, जो कि माना कि एक ट्रू जेंटलमैन है, लेकिन वो एटीट्यूड ना होना उन्हें इस रेस में काफी पीछे कर गया। सिर्फ स्विंग से कुछ नहीं होता और अच्छी लाइन लेंथ को तो आजकल बुरी तरह से मारते हैं बैट्समैन। हर टीम के पास ऐसे सरफिरे फिनिशर्स हैं जो कि अच्छे से बॉलर्स को नहीं बख्शते। भुवी तो फिर भी अपने पीक के आधे भी नहीं रह गए। ये कंपैरिजन नहीं, फैक्ट है। आखिर में यही कहूंगा कि मानो या ना मानो, हो सकता है आपको ये सुनने में कड़वा लगे, लेकिन सच तो यही है कि भुवी इस नए लॉट से कम्पीट नहीं कर पाए। अब उनकी गति वापस 120-25 पर जा गिरी है और उनकी फिटनेस भी काफी डाउन हो चुकी है। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें तो आप चाहेंगे अपनी इनिशियल गेम से कहीं ऊपर उठ करके खत्म करना, लेकिन बदकिस्मती से भुवी जो अपने करियर की शुरुआत में थे उस लेवल को भी मेंटेन नहीं कर पाए। और आप भी एक बार दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि जो सिराज ने एशिया कप फाइनल में करके दिखाया, जो मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में करके दिखाया, क्या वो भुवी कभी कर सकेंगे? जिस टेरिफिक सिराज की वजह से शमी जैसे नायाब हीरे को भी बाहर बैठना पड़ा, क्या उनकी जगह भुवी डिजर्व करते हैं? क्या बुमराह को आप सिर्फ भुवी के लिए ड्रॉप करना चाहेंगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप क्रिकेट देखते ही नहीं, या फिर आप सिर्फ इंडिविजुअल को चाहते हैं, देश को नहीं? तो लीजिए, आपको जवाब मिल गया। भुवी ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने आज तक T20 में एक भी नो बॉल नहीं डाली, लेकिन अब वे उस लेवल के खिलाड़ी नहीं रह गए हैं जो कि इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम में खेल सके, क्योंकि अब स्टैंडर्ड और कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। बाकी इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि सिलेक्टर्स और बाकी टीम मैनेजमेंट ने उन पर कभी कुछ क्लियर नहीं किया, जबकि उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया, जहां उनके नीली जर्सी में खेलने की संभावनाएं लगभग। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।